निशा क्लासेस एट यूके। चलिए करते हैं आपकी एलटी की प्रैक्टिस। और समय क्योंकि आपके पास बहुत कम है तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, आज फिर से हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे और अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो आपके लिए संडे तक तो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए रीजनिंग और थोड़ा सा जीएस भी करवा दिया जाएगा, उत्तराखंड का या इंडिया का। और अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हम टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, हम आपको वो करवा देंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैंने कहीं भी आंसर आपको दिए नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। और क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आंसर नीचे दिए होते हैं तो आप सुनते नहीं हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बोलते बहुत सारी बातें ऐसी बोल लेते हैं ना जो क्या होती हैं, आपके बहुत काम की होती हैं। ठीक है, कुछ लिखा नहीं होता है तो पेपर बनाते समय, टाइप करते समय तो हम बिल्कुल फैक्चुअल टाइप करते हैं और बोलते समय हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। इसलिए आप सुन लीजिए और सुन के ही आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारिया, हंटर आयोग। तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था वह किसने दिया था? आपके राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राधाकृष्णन आयोग। और ये कब का था? ये 1948 और 49 में क्या बना था? आपके राधाकृष्णन आयोग बना था। नेक्स्ट, इनके जो डेट है वो जितने भी आपके पास ही आएंगे उस सब की डेट भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? मुदालियर आयोग, इसका कार्यक्षेत्र किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। और अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इसका सही आंसर हम आपको क्या बताएं? तो जो मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र था वह क्या था? आपके माध्यमिक शिक्षा था। प्राथमिक उच्च स्वास्थ्य शिक्षा से नहीं, बल्कि मुदालियर आयोग किससे रिलेटेड था? आपका माध्यमिक शिक्षा से। आप बताएंगे कमेंट में कि इसका जो ईयर था वह क्या था। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। ये अपव्यय वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको एक कल भी कराया था कि इस अपव्यय से रिलेटेड था। ठीक है, तो जो प्राथमिक शिक्षा एवं, और उसमें ये था क्वेश्चन शायद कि अपव्यय मुख्यतः कहाँ कौन सी क्लासेस में है? तो प्राइमरी क्लासेस में है। ठीक है, तो इस यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं, यहाँ पे तो आंसर मिल गया ना कि किस में होगा अपव्यय अवरोधन? वो होगा आपके प्राथमिक शिक्षा में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान किसने खींचा था? वुड डिस्पैच ने, वुड घोषणा पत्र ने, जी.के. गोखले ने, हर्टॉग समिति ने या महात्मा गांधी ने? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हर्टॉग समिति है, ऑप्शन सी जो इसका आंसर है, हर्टॉग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। तो 2-3 पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में मिल जाते हैं, जैसे कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या सबसे पहले कहाँ दिखी थी? प्राथमिक शिक्षा में दिखी थी। ध्यान किसने खींचा था? आपके हर्टॉग समिति ने। जो ये समितियाँ हैं इनके ईयर भी याद कर लीजिए और अध्यक्ष वगैरह भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की? यूजीसी, जिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि यूजीसी नहीं मैम 1953 में बना, आप 1956 बता रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर में बताया था कि हम इसका आंसर 1956 क्यों कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने, जिस वीडियो में आपने कमेंट करे हुए हैं कि इसका आंसर 1953 होना था, वहाँ पे विद हमने आपको एक्सप्लेनेशन और विद प्रूफ दिया है कि ये 1956 आंसर क्यों है, और आप इसका आंसर 1956 ही कीजिएगा। ये केवल लोक सेवा आयोग का ही आंसर नहीं है, बल्कि आप यूजीसी की वेबसाइट अगर खोलते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसकी स्थापना 1956 में दी जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की भाषा ऐसी आती है कि इसकी अस्तित्व में कब आया, इसको कब इसको वैधानिक रूप दिया गया, तो क्वेश्चन की भाषा के अनुसार आपका जो आंसर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर 53 ऑप्शन में है, लेकिन वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था ना वो लेक्चरर का क्वेश्चन था स्क्रीनिंग का, तो वहाँ पे आपको 2 थे,
आपको 1953 भी ऑप्शन में था और 1956 में था, लेकिन जब दो ऑप्शन होंगे तो 1956 ये स्थापना अगर बात आए तो ये आएगा। अगर जो वैधानिक जो सांविधिक निकाय बनाया गया एक्ट के तहत तो भी 56 आएगा, लेकिन जो अस्तित्व में आया अगर ओनली ऑप्शन में 53 है तो आप 53 आंसर करेंगे फ़िलहाल। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, तो जो एक सिंबल अगर स्थापना दी गई है, आप स्थापना पूछा गया है तो आप क्या करेंगे 56 उसका आंसर करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक बार ज़रूर, मैंने आपको बोला है कि जितनी भी संस्थाएं हैं यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी, इन सब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनको ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी इनके बारे में मिल जाएगी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं पे किसी किताब मत देखिए, आप सीधे सीधे इनकी ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम तो क्वेश्चन कर रहे थे ना, कहाँ पहुँच गए। तो यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी? 4 ऑप्शन है, राधाकृष्णन आयोग, ठीक है, हंटर आयोग, मुदालियर आयोग या सैडलर आयोग। तो मुदालियर आयोग अभी हमने पढ़ा किससे रिलेटेड थे आपका, ये आपके था माध्यमिक शिक्षा से। अभी हम यूजीसी की बात कर रहे हैं। तो यूजीसी की स्थापना की सिफारिश करी थी राधाकृष्णन आयोग ने, और ये कब बना था आपके 1948 में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। संस्थाओं की स्थापना के वर्ष भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार संभालेगी या प्रधानाध्यापक संभालेगा या विद्यालय के समीप समुदाय द्वारा या अभिभावक शिक्षक परिषद द्वारा? क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। आंतरिक अनुशासन, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा संभाला जाएगा? अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आप जान सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। राज्य सरकार आंसर नहीं है, ये कोई भी, न तो आपका पेरेंट टीचर है, न विद्यालय के समीप समुदाय, कोई नहीं, सिर्फ प्रधानाध्यापक द्वारा आंतरिक अनुशासन संभाला जाएगा। क्वेश्चन का की पॉइंट जरूर पकड़िए, तभी आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आया है एनसीटी। अब एनसीटी पे बहुत घपला किया तुम लोगों ने कि एनसीटी कब अस्तित्व में आया, और बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है आज की वीडियो में एनसीटी से रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनसीटी तो 1995 में आया, जो क्वेश्चन था उसमें 1973 क्यों था? पहले तो जो क्वेश्चन हमने आपको उस वीडियो में कराया तो उसमें आंसर ही 1973 था, 1995 था ही नहीं। तो जब 1995 नहीं था हमारे पास तो हम 1973 ही करेंगे। वैसे बात क्या है कि 1973 वो अस्तित्व में आया था, एनसीईआरटी के एक पार्ट के रूप में था वो, ठीक है। वो मैंने आपको डिटेल में, मैंने आपको जिस वीडियो से आप ये बात कर रहे हैं, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल वेबसाइट वगैरह से, गवर्नमेंट के उससे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन अभी आने वाला है, आप वेट कीजिएगा। किस शहर में एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय है वो कितने हैं? 4 हैं टोटल। तो 4 में से 3 शहर तो यहाँ पे वो है जहाँ पर हैं, एक शहर ऐसा है जहाँ पर एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। आपने याद की होगी ये चीज़ें। तो एनसीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जयपुर में भी है, भोपाल में भी है, भुवनेश्वर में भी है। तो बचा आपका चेन्नई। चेन्नई में एनसीटी का आपका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, बल्कि चेन्नई की जगह आपकी कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। चेन्नई इसका आंसर नहीं है, चेन्नई में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। और अगर यहाँ पे और क्वेश्चन आ जाता कि किस शहर में क्षेत्रीय कार्यालय है और आपको 3 अलग ऑप्शन दे देते और इन चारों में से कोई एक नाम दे देते, तो चारों का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। अगर कहीं से मेरे से मिस्टेक हो रही तो ज़रूर इसको आप वेबसाइट पे चेक कीजिएगा। निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कब बना है ना, स्थापना वाली बात आ गई। मैं बोल रही हूँ ना कि स्थापना ज़रूर पढ़िए। फिर आप बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी करते हैं, इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए कमेंट पे। आपको अगर डाउट लगता है, पहले तो मैंने पूरी ऑथेंटिक गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह से चेक करके आपके लिए आंसर सर्च किए हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, हम ऐसे ही आपको नहीं, रिज़ल्ट ख़राब नहीं कर सकते किसी बच्चे का, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम भी मेहनत कर रहे हैं क्लासेस बनाने में, तो हम ऐसे ही आपके लिए कुछ भी गलत जानकारी नहीं देंगे। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है या फिर भी अगर आपके पास
सही से लिस्ट है तो आप जो ये शिक्षा से संबंधित जितने भी कमीशन हैं या संस्थाएं हैं, ज़रूर आप इनका एक ऑथेंटिक डेटा ज़रूर कलेक्ट करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग, 4 यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। आपको इनको इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो भैया पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका किस काल में बने, सन कितने में बने। ठीक है, अनुदान आयोग की अगर बात करें तो कोई इस पर आपका वो नहीं होना चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी आपका 1956 है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। 1953 अस्तित्व में आया, अलग चीज़ है, लेकिन जो स्थापना की बात ऑथेंटिक है और मैंने आपको गवर्नमेंट वेबसाइट भी उसकी बताई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो यूजीसी आपका है 1956 है। माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका कब आया था, 1952 और 53 में। ठीक है, कालक्रम आप खुद लगा लेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये है आपके 1948, जो राधा कृष्णन वाला था ना। ठीक है, और ये शिक्षा आयोग जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोला जाता है, कोठारी आयोग, तो ये आया आपके 1964 में। अब चारों आपके पास दिए हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि इनका कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले बना आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3। ठीक है, फिर है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन 2। थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक, और मैंने क्या बताया, ये आपके 1956 का है, ये आपके 1952-53 का है, और ये आपका 1948 का है, और ये आपकी है 1964 का। तो सबसे पहले तो बना आपका भाई ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन 2। तो पहले 3, 2 और उसके बाद आपका बना 1 यूजीसी, और उसके बाद आपका शिक्षा आयोग, 3, 2, 1, 4। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऑथेंटिक जानकारी रखिए, मैंने बता दिया। अब आप अगर बोलेंगे कि नहीं जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो आपका 53 में बना, तो आप किस आंसर को इसमें करेक्ट करेंगे बताइए। तो 3 तो सबसे पहले हो गया, 3 के बाद 1 वाला ऑप्शन तो इसमें कहीं है ही नहीं, है ना। और ये क्वेश्चन पेपर ही है। अब ये मत पूछिएगा किसका है, क्या है, कहाँ से है। टीचिंग के एग्ज़ाम अदर स्टेट में भी होते हैं, हमारे स्टेट में भी होते हैं, बहुत जगह होते हैं। एनवीएस होता है, केवीएस होता है, टीजीटी होता है, डीएसएसबी होता है, कहीं भी एग्ज़ाम हो सकता है टीचिंग का। ये क्वेश्चन सब जगह एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, देखिए आप यहाँ पे कहीं पे 3 के बाद 1 वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं। ठीक है, देखिए नंबर 2, ये तो आप इसको 56 ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये चारों आप याद कर लीजिएगा, कालक्रम आप खुद लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। प्रदर्शन कौशल आप जानते होंगे ना, उसमें क्या संबंधित नहीं है, क्या छात्र सहभागिता सम्मिलित नहीं है उसमें, या उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, या प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, या अनुबोधन। कौन सा इसमें प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। तो जी छात्र सहभागिता भी उससे संबंधित है, उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी सम्मिलित है, प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना ये भी शामिल है, और तो कौन सा शामिल नहीं है फिर, अनुबोधन जो है वो प्रदर्शन कौशल से यहाँ पर संबंधित नहीं है। हमें इतना पता है अगर कि ये तीनों अगर संबंधित हैं तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि ये तीनों, ये लास्ट वाला संबंधित नहीं है। नहीं के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए नहीं को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर प्रदर्शन कौशल से संबंधित चीज़ें पता होंगी तो आप ऑटोमेटिकली अनुबोधन को यहाँ पे क्या कर देंगे, आप टिक कर देंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तकनीकी के 3CS का अर्थ क्या है। थोड़ी देर सोचिए इस क्वेश्चन में क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, पाठ्यवस्तु, कैमरा तथा कंप्यूटर तकनीकी, कंप्यूटर पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण तकनीकी, कॉन्फ्रेंस कैमरा तथा केबल तकनीकी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बी वाला ऑप्शन है, कंप्यूटर पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण तकनीकी, कंप्यूटर करिकुलम एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे 3CS के अर्थ हो जाएंगे। ठीक है,
तो 3CS के अंतर्गत क्या आएगा आपका? कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब किया गया? 1990, 91, 1990, 91, 2000, 2001, 2004, 5 या 1995, 96 में? सभी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। तो कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चंस में। हम जो ईयर वाले क्वेश्चन, डेट वाले क्वेश्चन, फैक्ट्स होते हैं, तो अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। इसलिए ये है कि एग्ज़ाम से पहले अगर एक दिन देख लिया तो थोड़ा माइंड में चीज़ें रह जाती हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो आपका शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था? आपके 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। ये आपके शुरू किया गया था 2001 में। और शॉर्ट में इसको हम क्या बोल देते हैं? SSA। जैसे आपका रमसा है, रूसा है ना। इसी प्रकार जो सर्व शिक्षा अभियान है SSA, तो ये कब शुरू किया गया था? आपके 2001 में इसे शुरू किया गया था। शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। जो आपके टीचिंग स्किल्स हैं उनका विकास किससे किया जाता है? प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सिस्टम एनालिसिस, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, माइक्रो टीचिंग, अंतः क्रिया विश्लेषण द्वारा या क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। ठीक है, एक्शन रिसर्च है ना। तो शिक्षण कौशलों का विकास कैसे करेंगे? सभी ने बीएड किया है, सभी टीचिंग जानते हैं, है ना। कभी किसी ने बहुत पहले किया, किसी ने आजकल किया, अभी तो आपकी तैयारी चल रही है, बुक्स आपने पढ़ी होगी, तो आप जानते होंगे शिक्षण कौशलों का विकास हम कैसे करते हैं? माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1950, 1956, 75 से या 1988 से? अब कई कमेंट हमें आने लग जाएंगे कि बहुत पुराने क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, टाइम वेस्ट होता है। तो भैया ऐसा है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। हम भी पढ़ते हैं और हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। हम तो खाना बनाते हुए, चलते फिरते, झाड़ू लगाते हुए हर टाइम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसा है ना कि आप अपना जो आप ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसको मत छोड़िए, ठीक है। और ये आप ये पढ़ते हैं ना, ये आपके थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो बेसिक पढ़ाई मत छोड़िए। 4 ऑप्शन देख लिए आपने, 1950 से, 1956 से, 1975 से या 1988 से। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था भाई? ये आपके प्रारंभ किया गया था 1988 से प्रारंभ किया गया था। और ये था आपके 2007 तक इसको चलाना था, ठीक। और ये क्या था? 15 से 35 वर्ग की आयु के लोगों के लिए था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और 75% तक इसमें निरक्षरता को दूर करना था, ठीक है ना। कुछ ऐसी मैंने जानकारी इकट्ठी की है इससे संबंधित। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया 1988 में। कब तक? 2007 तक। क्या था? 15 से 35 वर्ग के आयु के लोगों में निरक्षरता को दूर करना और 75% तक की निरक्षरता को दूर करना। डेटा इसका 75% भी है, ठीक है। तो ये इसका क्या था? आपके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, इतना तो जानकारी होनी चाहिए। 88 से 2007 तक। आयु वर्ग क्या था? 15 से 35। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना एग्ज़ाम में, फिर हम क्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन ये क्यों दे दिया। नेक्स्ट है, अब देखिए NCT का जो क्वेश्चन आया है, जिस पे बहुत सारे मुझे कमेंट आए, मतलब मुझे तो लगता है 50-60 कमेंट NCT पे ही आए हैं। NCT को कब एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया? आपके यहाँ पे आंसर 1973 भी है, 1995 है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें तो एक्ट बना था ना, तो इस एक्ट के तहत ही इसको वैधानिक संस्था बनाया गया। कब बनाया गया आप जानते होंगे, तो ये तो आंसर नहीं है। खैर, तो अभी 73 भी है और 95 भी है। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो बहुत सारे आपके मन में जो एक वो चल रहा था ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा आंसर। तो 17 अगस्त आपके 1995 को 1993 के एक्ट के अनुसार इसे एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके 1995 हो जाएगा। यहाँ पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया? तो 1995 में इसको एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया। अब यहाँ पर 1973 हम आपको आंसर क्यों लगाएंगे?
ठीक है ना। जब इसका प्रॉपर आंसर 1995 है तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी इसका आंसर 1973 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 1973 की जब मैंने आपको बताया था कि अस्तित्व में आया था 1973 में, और तब ये क्या करता था, एनसीईआरटी के एक पार्ट के रूप में काम करता था। और जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 1973 बता रही थी वहाँ पे ऑप्शन में 1995 था ही नहीं, और सिंपल सा एक लैंग्वेज लिखी थी कि स्थापना कब हुई। तो भाई जब वहाँ पे 1995 था ही नहीं तो हम उसको 1973 ही करेंगे। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एग्ज़ाम में चाहिए होती है ना। ये तो नहीं कि 1995 है तो हम कुछ भी कर लेंगे। आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए, 73 में क्या था, 95 में क्या था। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर 95 होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे ही मैंने आपको जो कमेंट दिया है बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन बताया है कि क्यों इसकी जो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका 95 है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है, इसका आंसर भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अस्तित्व में आया 1973 में, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन परिमाणात्मक मापन की इकाई नहीं है। परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं होती। एक होता है गुणात्मक क्वालिटेटिव, एक होता है परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव। तो इसमें से कौन सा परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं। अब जिसने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपके जो मापन है, मेज़रमेंट है, पढ़े होंगे तो वो ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। नहीं दिया है, समय कम है तो सुन लो, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो शून्य बिंदु उसकी विशेषता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, और निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयाँ, ये 3 इसकी विशेषता होती हैं। फिर नहीं का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बता दिया आपको बार बार, ठीक है। तो इसका जो विशेषता नहीं है वो है आत्मनिष्ठ। परिमाणात्मक मापन की विशेषता आत्मनिष्ठ नहीं होती है, ठीक है। शून्य बिंदु होती है, अब जो होती है वो भी याद कर लो। शून्य बिंदु होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, और निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आत्मनिष्ठता क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। हर क्वेश्चन को ध्यान से सुन भी लीजिएगा ताकि आज ही याद हो जाए, कल ना देखना पड़े वीडियो दोबारा। नेक्स्ट है, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, या राधाकृष्णन आयोग द्वारा। तो 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था लागू कब की गई, किसके द्वारा लागू की गई। इसमें आपको 2 वो मिलते हैं, लेकिन मैं अभी आपको दूसरा वाला नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का ही आंसर बताऊंगी, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। अगर कहीं पे वो क्वेश्चन आ गया तो उसका डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में फिल कर दूंगी, ठीक है। फ़िलहाल तो जो आंसर है ये लागू किया गया आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया, ठीक है। 1968 से भी इसका रिलेशन है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको नहीं है आंसर, तो अभी इसका आंसर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है। पुनः निर्देशन व्याख्या कौशल का, पुनर्बलन कौशल का, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल, या दृष्टांत कौशल का। तो पुनः निर्देशन क्या है, क्या व्याख्या कौशल का है, क्या पुनर्बलन कौशल का है, क्या खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का है, या दृष्टांत कौशल का। 4 ऑप्शन है। आपने शिक्षण कौशल पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो पुनः निर्देशन है ये खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का जो कौशल है उस शिक्षण कौशल का घटक है। किस शिक्षण कौशल का है, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल, इसका घटक है आपका, ये है आपका पुनः निर्देशन, इस शिक्षण कौशल का घटक है, ठीक है। अब आप व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, दृष्टांत कौशल, इनके बारे में डिटेल से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। डिसिप्लिन में नहीं है तो ये तो बहुत, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या करना चाहिए आपको, सुधारात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक एवं निरोधात्मक, या दमनात्मक। तो जनरल सी बात है, इसमें आपको सुधारात्मक एवं निरोधात्मक दोनों उपागम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन सेंस लगाए कीजिए, नहीं भी पढ़ के जाते हैं ना तो बेसिक सेंस होती है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी होती है ना, दिमाग, हम व्यवहार में भी, हम कई लोग तो प्राइवेट टीचिंग कर रहे होंगे तो जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुधारात्मक और निरोधात्मक दोनों का उपागम का प्रयोग करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो पढ़ा था, जो पिछली हमारी वीडियो थी, एक पहली वीडियो, उसमें किसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ज़रूर कमेंट में बताएंगे आपको याद कितना है। तो किसने प्रारंभ किया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और ये प्रारंभ कब किया गया? आपके 2013 में प्रारंभ किया गया। तो 2 आंसर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया 2013 में, किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये किसका फुल फॉर्म है, किसका पूर्ण रूप है? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पिछली जो क्लास चली थी, पहली नंबर की क्लास, जो हमारी पहली नंबर की, दूसरी नंबर की शायद दूसरी नंबर की क्लास थी, आप देख लीजिएगा। आपने अगर वीडियो देखी है तो ये जिसका ये फुल फॉर्म है आप ज़रूर कमेंट फॉर्म में बताइएगा कि ये किसका फुल फॉर्म है। ठीक है। कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है? एक होता है लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह, एक होता है आपका प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह। ठीक है। तो जो आपका प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है, उसमें से कौन सा शिक्षण आव्यूह सम्मिलित नहीं है? अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह, अभिक्रमित अनुदेशन, खोज शिक्षण आव्यूह, या इनमें से कोई भी, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह और आपका जो अभिक्रमित अनुदेशन है, ये प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित हैं। तो जो नहीं है वो है खोज शिक्षण आव्यूह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, खोज शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है, जबकि अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह और अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दोनों के दोनों क्या हैं? प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से, नहीं वाला क्वेश्चन तो आप ये समझिए कि पिछले 5-7 सालों से जो ट्रेंड बन गया है कि नहीं वाला पूछा ही पूछा जाएगा, और नहीं आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपके लिए और लाई हूँ मैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट ने। तो पिछड़े बच्चों के लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी वो दी थी आपके, 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, किसने दी थी? तो दी थी आपके सिरिल बर्ट ने। ध्यान रखिएगा इस चीज़, पिछड़े बच्चों के लिए एक शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी आपके सिरिल बर्ट ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक होता है ना आगमनात्मक, एक होता है निगमनात्मक। आगमन निगमन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका होना चाहिए, आगमनात्मक नहीं है, ये आगमनात्मक। ठीक है, आप इसको ढंग से पढ़िए। आगमन निगमन विधियाँ होती हैं ना, तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, फिर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो कौन सा आगमनात्मक तर्क के स्तरों में सम्मिलित नहीं है? अवलोकन सम्मिलित है, अभी मैं बता रही हूँ सम्मिलित कौन से हैं। अवलोकन है, प्रयोग है और सामान्यीकरण, तीनों आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल होते हैं, जबकि जो कल्पना है वो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है कल्पना। मैं इतनी बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको सुन के भी कुछ चीज़ें याद हो जाएं, आपको क्लियर हो जाएं। एक बार बोलूँगी आगे बढ़ जाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, रटाना नहीं है। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठ लीजिए, पढ़ा तो आपने है ही, है ना, थोड़ा सा आपका रिकॉल ही करवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन, यहाँ पे मौ है, ठीक है,
शामिल नहीं है, आपके कल्पना उसमें शामिल नहीं है, ये तीनों शामिल हैं। अब जब 4 ऑप्शन है जो शामिल नहीं है वो हटा देंगे तो बाकी 3 तो हमें याद करने के लिए आसानी हो जाती ना कि हाँ ये तीनों क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा, सबने नाम सुना होगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या लैंगिक विकास? तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, न तो व्यवहारवादी सिद्धांत से हैं और न संज्ञानात्मक विकास से और न ही लैंगिक विकास से। तो किससे संबंधित हैं? वो हैं आपके सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित हैं। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। सोशल लर्निंग थ्योरी से, बिहेवियरल से भी नहीं है और आपके कॉग्निटिव से भी नहीं है, आपके लैंगिक से भी संबंधित नहीं है। तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। 2-3 बार बोलने का मतलब ये कि याद हो जाए, आपके दिमाग में घुस जाए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। तो बच्चे जो गणित नहीं सीख पाते, जिनमें गणित सीखने संबंधी दिक्कतें होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया आपने देखा होगा, एक कौन सी मूवी थी, तारे ज़मीन पर शायद, इस बच्चे को क्या था, शायद डिसलेक्सिया ही था ना। हालांकि डिसलेक्सिया इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि गणित सीखने संबंधी अक्षमता डिसलेक्सिया नहीं होती है। तो कौन सी होती है? तो गणित सीखने संबंधी जो आपकी अक्षमता है डिसकैलकुलिया। और यहाँ पर जब भी इसको याद किया था, तो क्योंकि जो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है, ठीक है, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये मैथ्स का होता है, इसलिए आप ज़्यादा याद नहीं भी करेंगे तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कैलकुलिया से। तो कैलकुलिया तो ठीक है, जिसको गणित सीखने की संबंधी क्षमता है, अक्षमता है तो डिस हो गया ना, डिस्क्वालीफाई होता है ना जैसे, तो ये क्या हो जाएगा आपके गणित सीखने संबंधी अक्षमता, डिसकैलकुलिया। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 चीज़ें दी गई हैं किसकी आवश्यकता होती है? शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की, शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की, केवल कैरियर निर्देशन की, केवल शैक्षिक निर्देशन की? पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहाँ पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन के साथ साथ आपको व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता भी होती है। बच्चों के लिए जो है वो शैक्षिक निर्देशन देना है, कैरियर तो देना ही है, और व्यक्तिगत निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। न केवल कैरियर, न केवल शैक्षिक, बल्कि शैक्षिक कैरियर के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ, आपको मैंने मंद बुद्धि बालक का भी एक क्वेश्चन कराया था। अगर आपने IQ वाला पढ़ा है कि कहाँ से कहाँ तक प्रतिभाशाली होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो सामान्य स्तर के होते हैं, कहाँ से कहाँ तक मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि एक ही बात है। तो यहाँ तो ये तो नहीं होता है भाई, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो कहीं पे आपको लेस देन 70 आता है, यानी 70 से कम आता है। यहाँ पर ऑप्शन में 71 से कम आया हुआ है। तो जो 71 से कम या 70 से कम जो IQ होगी वो किसकी होगी? आपके जड़ बुद्धि बालकों की हो जाएगी। ये IQ वाला क्वेश्चन, एक तो फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूले से IQ निकालना पूछा जाता है, तो आप फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए उसका। दूसरा कि जो लिस्ट है एक पूरी वो याद कर लीजिए, एक प्रतिभाशाली बच्चे, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनकी IQ कितनी कितनी होती है। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इस प्रकार की लिस्ट देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने, किसने? क्रेस्मर ने। कृषकाय, सुडोलकाय, गोलकाय या उपयुक्त सभी? अगर आपने क्रेस्मर पढ़ा है तो आप जानते होंगे क्रेस्मर ने जो व्यक्ति हैं उनको किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो उसने कृषकाय, और कृषकाय का एक जो कोई दूसरा नाम है वो आ जाएगा दुर्बल, ठीक है। कृषकाय और दुर्बल, अगर ऑप्शन में दुर्बल आए तो वो भी कृषकाय है। तो कृषकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, इन तीनों प्रकारों में वर्गीकृत किया है आपके क्रेस्मर ने, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्रेस्मर ने व्यक्ति को कृषकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, इन सभी प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, और कृषकाय आपके दुर्बल में ही आएगा, ठीक है। तो
एक शायद 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयोग होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, टेस्ट परीक्षण आपके तो सिलेबस में है ही, आपने पढ़े होंगे। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है किसके मापन में प्रयोग होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो जो आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये किसके मापन में प्रयोग होगा? बुद्धि के मापन में तो नहीं है, ठीक है, अभिक्षमता, अभिरुचि या व्यक्तित्व में से। तो जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है मैं बता दूं आपको, ये व्यक्तित्व या आपके पर्सनैलिटी के मेज़रमेंट में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है आपका? क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में? व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के मापन में प्रयोग होता है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। और मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है आपको कि अरे हमने तो ये पढ़ाई नहीं, अब क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। थोड़ा बहुत आप ये जो मैंने बताया आपको कथन हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, और इनके बारे में जानकारी रखिए थोड़ा, ठीक है ना। और जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एक लिस्ट इनकी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन है आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब हमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब एक आधे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, वो हम आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अब तक तो सॉल्व कर लिया होगा, नहीं है तो आपको बता दें कि जो आपके बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे वो थे आपके कैटल। अगर बुद्धि वाला लेसन आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि यह आंसर क्या है आपका, कैटल हो जाएगा। थॉर्नडाइक नहीं, वर्नर नहीं, स्किनर नहीं, कैटल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का मुझे लगता है ख़त्म है। और पीडीएफ कल हमसे बन नहीं पाए थे, अगर इसका पीडीएफ हमसे बन पाएगा तो टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को कोशिश करूँगी पीडीएफ बनाने की, नहीं तो जो इसका मेरे पे फ़ोटो अवेलेबल होगा वही मैं आपको विद आंसर यहाँ पे आंसर नहीं है ना, तो विद आंसर मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगी।